नमस्कार दोस्तों, जेके सक्सेस पॉइंट की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज हम आईसीआर में जो टेक्नीशियन की एग्जाम होने वाली है आपकी, तो उसी के रिगार्डिंग जो सोशल साइंस इसमें आने वाला है, तो उसका एक मॉक टेस्ट है वो लेकर आए हैं। पूर्णतः 25 क्वेश्चन है वो इस मॉक टेस्ट में आपको मिलेंगे। पूर्णतः इसका जो अकॉर्डिंग इसके सिलेबस है उसी के अंतर्गत इन क्वेश्चंस को हमने प्रिपेयर किया है। बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चंस है ये हमने प्रिपेयर किए हैं। इसके सिलेबस में जो भी इसमें पार्ट दे रखे हैं, चाहे इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, या फिर और भी जो पार्ट दे रखे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमने ये 25 क्वेश्चन है ये कलेक्ट किए हैं। तो बहुत ही अच्छा सेशन है वो आपके लिए रहने वाला है। इससे आप अपनी तैयारी को वो आंक सकते हैं कि आपकी तैयारी है वो कितनी गई है और आपने कितनी तैयारी और आपको करनी है। अगर आपके इसमें 20+ आ जाते हैं तो आपकी तैयारी है वो बहुत बेहतर रहने वाली है। तो आप अपनी कॉपी और पेन लेकर साथ में बैठ जाएं और चेक करें कि आपके इसमें कितने क्वेश्चंस हैं वो सही हो रहे हैं। तो आज के इस जबरदस्त सेशन को हम शुरू करते हैं। तो गाइज, आज का हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, देश का पहला आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? वेयर हैज द कंट्रीज फर्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैज बीन स्टेबलाइज्ड। मतलब देश का जो पहला आपदा प्रबंधन जो प्रशिक्षण संस्थान है, डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट है, वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? जल्दी से आप इसका जो आंसर है वो कमेंट में लिख कर बताएं क्या है इसका आंसर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा लातूर। क्या हो जाएगा? लातूर महाराष्ट्र में ये आपदा प्रशिक्षण जो संस्थान का है वो स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना है वो ये देश का पहला आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान बनाया गया था, जो सीआरपीएफ की जो यूनिट है उसके द्वारा इसको परिचालित है वो किया गया था सन 2008 में। कब? 2008 में इसको बनाया गया था। महाराष्ट्र के लातूर में ये स्थित है। और साथ में आप याद रखें, जो आपदा प्रबंधन NDMA है उसके जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वो न्यू दिल्ली में इसको बनाया गया है। और देश में जो सुनामी चेतावनी केंद्र है वो कहाँ पर है? वो हैदराबाद में स्थित है। तो ये जानकारी भी आप याद रखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा इसमें, ज्वालामुखियों के निकलने वाली सर्वाधिक मात्रा में गैस है। जो ज्वालामुखी जो निकलते हैं, वोल्केनोज जो निकलते हैं, तो उनसे सबसे ज्यादा कौन सी गैस है वो निकलती है? तो कौन कौन सी गैस है वो सबसे ज्यादा निकलती है? तो वो उसमें निकलती है, वो निकलता है आपका जलवाष्प। क्या निकलता है? जलवाष्प, वाटर वेपर इसको बोला जाता है। तो जलवाष्प वो सबसे अधिक मात्रा में ज्वालामुखी के फटने पर निकलता है। वहीं अगर बात करें तो हम सल्फर डाइऑक्साइड और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी उसके बाद अच्छी मात्रा में वो सबसे ज्यादा निकलती है। तो सबसे ज्यादा तो जलवाष्प निकलता है, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता द्वारा की जाती है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है वो किसके द्वारा हेड की जाती है? मतलब उसका जो संचालन है, अध्यक्षता है वो कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता है वो हमने हमारे पहले वाले सेक्शन जो डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में हमने पढ़ाया था, तो उसके बाद जो क्वेश्चन है वो जरूर से अटेम्प्ट किया था, हमने बताया था। तो ये जो अध्यक्षता करता है वो भारत का देश का जो प्रधानमंत्री है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, वो करता है। तो देश का प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसकी अध्यक्षता करता है। तो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया? तो कौन सा चक्रवात या फिर साइक्लोन है जिसने भारत के जो ईस्ट कोस्ट है उसको अफेक्ट नहीं किया है? तो वो कौन सा चक्रवात हो जाएगा? चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा हो जाएगा इसमें। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा नीलोफर। क्या हो जाएगा? नीलोफर जो चक्रवात आया था भारत का, ये पूर्वी तट पर नहीं आया था, ये गुजरात साइड में आया था। और ये कब आया था? तो इसके लिए आप याद रखेंगे, ये अक्टूबर 2014 में। कब आया था? अक्टूबर 2014 में ये नीलोफर तूफान है ये भारत में आया था। वहीं आगे हम बात करें, जो हुदहुद तूफान है ये उष्णकटिबंधीय एक चक्रवात था जो कि अक्टूबर 2014 में ही ये आया था भारत और नेपाल में। कहाँ पर आया था? भारत और नेपाल में ये इसने तबाही है मचाई थी। लहर जो लहर या फिर लहर इसको बोल जाता है, तो ये आंध्र प्रदेश और जो अंडमान और निकोबार है, तो वहां पर ये तूफान आया था। वही जो हेलेन है, हेलेन जो चक्रवात है, साइक्लोन है, ये 18 नवंबर 2013, आप ये डेट याद रखेंगे, 18 नवंबर 2013 को ये कहाँ पर आया था? ये बंगाल की खाड़ी में ये तूफान है ये आया था। और इस प्रश्न का सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? नीलोफर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक मौसम संबंधी खतरा है? तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेट्रोलॉजिकल हजार्ड? तो मौसम संबंधी जो खतरा है, हजार्ड है, वो कौन सा हो जाएगा?
बाढ़, भूस्खलन, हिमस्खलन या फिर बाढ़ या बादल फटना। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से जो बादल फटना, क्लाउड बर्स्ट जिसको बोला जाता है, तो ये जो है ये क्या हो जाएगी? ये मेट्रोलॉजिकल हजार्ड की श्रेणी में आता है। बादल फटना है ये मौसम संबंधी खतरे के अंतर्गत आता है। वहीं बाढ़ और सूखा की अगर हम बात करें तो इसको वैसे तो है तो ये भी मेट्रोलॉजिकल हजार्ड, परंतु ये संचयी खतरों के अंतर्गत इनको माना जाता है। वहीं जो हिमस्खलन और भूस्खलन जो आते हैं ये वायुमंडलीय खतरों के, भूमंडलीय खतरों के अंतर्गत इनको माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बादल फटना। अगले प्रश्न को देखते हैं। 21वीं सदी में कौन सा क्षेत्र भारत में राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा योगदान देता है? जो 21वीं जो सेंचुरी चल रही है अभी, तो उसमें भारत का कौन सा, ये भारत की जो राष्ट्रीय आय है, नेशनल जो इनकम है, उसमें कौन सा क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा योगदान है, वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है वो देता है? विच सेक्टर देता है? तो हमें बताना कि कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा योगदान देता है। तो वो देता है सेवा क्षेत्र। कौन सा आ जाएगा? सेवा क्षेत्र। सर्विस सेक्टर जो है वो भारत की जो नेशनल इनकम है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान देता है। लगभग कितना देता है? 53% योगदान है वो सेवा क्षेत्र है, वो भारत की जो नेशनल इनकम है या फिर जो जीडीपी है उसमें देता है। तो सेवा क्षेत्र इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना करता है? तो कौन सा संगठन, ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत में जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी है उसकी क्या करता है? कैलकुलेशन है वो करता है, उसका क्या करता है? कैलकुलेशन या फिर गणना करता है। तो वो कौन करता है? वो करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल जो ऑफिसर होते हैं, ऑफिस होते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी जो कार्यालय है वो इसकी गणना करते हैं। पहले ये जो कार्य करता था ये कौन करता था? ये जो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो होता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, ये इसके द्वारा ये कार्य किया जाता था। परंतु बाद में इसको, और एक और जो होता था ना, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिसर था ऑफिस, उसको दोनों का क्या कर दिया? मर्ज कर दिया, और उसके बाद में ये नया बना दिया राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नेशनल स्टैटिस्टिकल जो ऑफिस है उसको ये बना दिया गया, और यही अब जीडीपी के कैलकुलेशन का कार्य है वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदान देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स कंट्रीब्यूट द लोवेस्ट टू इंडियाज जीडीपी? मतलब भारत के जो ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जिसको बोला जाता है, उसमें सबसे कम है वो कौन सा क्षेत्र अपना योगदान देता है? वो कौन सा देता है? तो वो देता है प्राथमिक क्षेत्र, कृषि और जो संबंध क्षेत्र है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड जो सेक्टर है। तो ये जो सेक्टर है ये भारत की जो जीडीपी है उसमें लगभग 17% योगदान देता है। वहीं अगर हम बात करें जो सेकेंडरी जो द्वितीयक जो क्षेत्र है वो लगभग 30% इसमें योगदान देता है, और वहीं जो ट्रिशरी या सेवा क्षेत्र बोला जाता है, तृतीयक क्षेत्र, वो लगभग 53% इसमें योगदान देता है। तो सबसे कम है वो प्राथमिक क्षेत्र है वो इसमें योगदान देता है। तो ऑप्शन ए है वो सही जवाब हो जाएगा। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न हमारा इसमें, 2011 में केरल में साक्षरता दर क्या थी? तो लिटरेसी रेट हमें बताना है कि केरल में कितनी थी। तो केरल में 2011 की जो जनगणना आई थी उसमें साक्षरता दर थी वो लगभग कितनी थी? वो थी 93.91%। कितनी हो जाएगी? 93.91%। तो लगभग कितना हो जाएगा? ये 94% हो जाएगी। वही अगर केरल में पुरुष और महिला की बात करें तो पुरुष की थी वो थी आपकी 96.02%, और वही महिला की बात करें तो 91.98% थी वो महिला की थी। वहीं भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में जो आंकड़ा था लिटरेसी रेट का वो कितना था? वो 74.04%। तो ये तो लिटरेसी रेट थी, ये भारत में थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें, रूस के अधिकांश लोगों ने किस धर्म का पालन किया? तो विच रिलीजन वाज फॉलोड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ रशिया? तो रशिया के जो अधिकतर लोग थे उन्होंने किस धर्म का पालन है वो किया था? तो कौन से धर्म का पालन किया था? तो इसमें जो रूसी रूढ़िवादी जो ईसाई धर्म है, रशियन ऑर्थोडॉक्स जो क्रिश्चियनिटी जो धर्म था, उसको सबसे ज़्यादा रूस के लोगों ने पालन है वो किया था। तो ऑप्शन सी है वो सही जवाब इसमें हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है इसमें, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? जो वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन है WTO, उसकी स्थापना हुई थी वो कब हुई थी?
तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो सन 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 1995 में। डेट भी याद रखेंगे तो 1 जनवरी, कब? 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना वो की गई थी। इसका मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। वहीं इसमें वर्तमान में 164 देश है वो इसके सदस्य देश है। वहीं इसके महानिदेशक की बात करें तो वो कौन है? वो है नगोजी ओंकोजो रवेला, जो इवेला। ये कौन है? ये इसके वर्तमान में महानिदेशक है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। जो जिनेवा स्विट्जरलैंड है वहां पर इसका मुख्यालय है वो स्थित है। ये क्वेश्चन से इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में जरूर से पूछा जा सकता है, तो इसको जरूर से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, द स्पिरिट ऑफ लॉज वाज रिटन। तो जो इस द स्पिरिट ऑफ लॉज ये बुक थी, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये बुक है वो प्रसिद्ध बुक थी। ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी मोंटेस्क्यू द्वारा। किसके द्वारा? मोंटेस्क्यू द्वारा ये बुक है ये लिखी गई थी। और ये 1750 में, डेट याद रखें, 1750 में इसका जो प्रकाशन है वो ये पब्लिश हुई थी। और जो ये थे मोंटेस्क्यू कौन था? ये तो एक फ्रेंच फिलोसोफर था, या फिर फ्रेंच क्या था? दार्शनिक था। और प्रसिद्ध बुक का नाम आप याद रखेंगे द स्पिरिट ऑफ लॉज। एग्जाम में पूछा जा सकता है इस प्रकार का प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा इसमें, निम्नलिखित में से किस कारक ने वैश्वीकरण को सुगम नहीं बनाया है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैज नॉट फैसिलिटेटेड ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन या फिर वैश्वीकरण को सुगम है वो कौन से कारक ने नहीं बनाया है? प्रौद्योगिकी, व्यापार का उदारीकरण, विश्व व्यापार संगठन, या फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो इसमें जो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। बैंकों के राष्ट्रीयकरण ने वैश्वीकरण की जो बात आई है, वैश्वीकरण है, उसको क्या नहीं बनाया है? सुगम नहीं बनाया है। तो भारत में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन किया गया था वो सन 1969 में सर्वप्रथम वो किया गया था। तो यह बात याद रखेंगे आप। और ग्लोबलाइजेशन को किसने सुगम नहीं बनाया है? तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण ने इसको सुगम नहीं बनाया है। अगला प्रश्न हमारा इसमें, BMI बॉडी मास इंडेक्स निम्नलिखित में से किसका पता लगाने के लिए एक विधि है? तो BMI बॉडी मास जो इंडेक्स है वो जो है ये आप नाम से याद रखेंगे कि बॉडी मतलब ये स्वास्थ्य या शरीर के बारे में, इसके बारे में बताया गया है। तो ये जो है ये स्वास्थ्य की स्थिति, जो आपका हेल्थ स्टेटस है उसको प्रदान करता है कि उसका आपका हेल्थ का इंडेक्स क्या है, तो उसके बारे में सारी जानकारी है वो देता है। तो ये किसकी है? हेल्थ स्टेटस पता करने की क्या है? ये विधि है। तो ऑप्शन बी है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, नेपोलियन को किस युद्ध में अंततः पराजित किया गया था? जो नेपोलियन था वो लास्ट में कौन सा ऐसा युद्ध था जिसमें वो डिफीटेड हुआ था, मतलब पराजित हुआ था? तो कौन सा युद्ध था? वो था वाटरलू का युद्ध। तो वाटरलू का जो युद्ध था उसमें नेपोलियन को पराजय का सामना है वो करना पड़ा था। ये युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 18 जून। कब हुआ था? 18 जून 1815 को। 18 जून 1815 को ये युद्ध हुआ था। इसमें फाइनली जो नेपोलियन है वो हार गया था। और ये कहाँ पर हुआ था? बेल्जियम में ये युद्ध है ये हुआ था। अगला प्रश्न हमारा इसमें, निम्नलिखित में से किस मद पर ISI लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है? तो कौन से इसमें 4 ऑप्शनों में से बताना है कौन सी ऐसी मद या सामग्री आइटम है जिस पर ISI है वो एक लोगो के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा आ जाएगा? वो हो जाएगा LPG सिलेंडर। कौन सा आ जाएगा? LPG सिलेंडर जो है इन ऑप्शनों में से। तो उस पर ISI इंडियन जो स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है उसका मार्क है वो लोगो के रूप में प्रयोग है वो किया जाता है। वहीं जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो सामान होते हैं उन पर भी ISI का लोगो है वो प्रयोग किया जाता है। ये इंडियन एक स्टैंडर्ड को प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, इटली में क्रांति लाने की साजिश किसने की थी? तो इटली में जो सर्वप्रथम क्रांति लाने की सोची थी वो किसने सोची थी? तो इटली में क्रांति लाने की जो साजिश या फिर सोच थी वो किसकी थी? वो थी ग्यूसेप मेजिनी की। किसकी हो जाएगी? ग्यूसेप मेजिनी ही, उसने ही इटली में सर्वप्रथम क्रांति लाने का जो श्रेय है वो दिया जाता है। तो ऑप्शन सी है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा इसमें, साक्षरता दर, सकल नामांकन अनुपात और अपने लोगों की स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर देशों की विकास की तुलना कौन करता है? मतलब लोगों की जो विभिन्न देश हैं उनके जो स्वास्थ्य क्षेत्र, उनके जो साक्षरता है और उनका सकल जो घरेलू उत्पाद है उनके आधार पर जो कंपैरिजन करता है वो कौन सा संस्थान करता है? तो ये जो UNDP है वो इसके अंतर्गत इसका क्या करता है? कंपैरिजन है वो देशों से तुलना है वो करता है। जो साक्षरता दर, सकल नामांकन अनुपात और लोगों की जो स्वास्थ्य स्थिति है, जो बॉडी मास इंडेक्स है, उसी के आधार पर लोगों का जो
इसमें देशों का क्या करता है, कंपैरिजन या फिर वर्गीकरण है वो करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये यूएनडीपी के द्वारा ही पेश की जाती है। अगला प्रश्न हमारा इसमें, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? जो हिटलर था वो जर्मनी का चांसलर है वो कब बना था? तो हिटलर था वो जर्मनी का चांसलर बना था, वो बना था 30 जनवरी 1933 को। कब बना था? 30 जनवरी 1933 को हिटलर है वो जर्मनी का चांसलर है वो बना था। हिंडनबर्ग था, उन्होंने इसको चांसलरशिप की पेशकश की थी। तो उसके बाद ये 30 जनवरी 1933 को क्या बन गया था, वहां का चांसलर है वो बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, बैंक ऋण में स्वयं सहायता समूहों, स्वयं सहायता जो समूह है जिनको क्या बोला जाता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG शॉर्ट में बोला जाता है, अधिकतम प्रतिशत किस राज्य का है? जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो सबसे ज़्यादा जो लोन्स वगैरह या ऋण, बैंक ऋण देते हैं, वो कौन से स्टेट में इसका परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा है? तो ये स्वास्थ्य जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये उस स्टेट में भी सबसे ज़्यादा है। तो ये कौन सा स्टेट हो जाएगा? वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे इसमें, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर गुजरती है? जो कर्क रेखा, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी इसको बोला जाता है, तो ये जो रेखा है ये भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो उनमें से बताना है कि इनमें ऑप्शनों में से कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा इन ऑप्शन के अंतर्गत दे रखा है, तो त्रिपुरा से होकर ये रेखा ये गुजरती है। इसके अलावा मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इन 8 राज्यों से होकर ये जो कर्क रेखा है ये गुजरती है। तो त्रिपुरा इसमें ऑप्शन में दे रखा है, तो ये सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें, धन विधेयक को राज्यसभा कितने समय तक विलंबित कर सकती है? तो धन विधेयक है, कोई भी मनी बिल है, तो उसको राज्यसभा है वो कितने दिनों तक डिले कर सकता है? अंततः उसको स्वीकार तो ये करना ही पड़ता है, उसको अस्वीकार है वो नहीं कर सकती। तो ये अपने उस बिल को डिले कर सकता है। तो लगभग कितने दिनों तक डिले कर सकता है? तो वो 14 दिन के लिए इसको डिले है वो कर सकता है। तो 14 डेज है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा इसमें, पृथ्वी के भीतरी भाग में भूकंप के मूल बिंदु को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के भीतर जिस मूल बिंदु से भूकंप वो निकलता है, तो उसका जो भूकंप का मूल बिंदु होता है उसको क्या बोला जाता है? ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक। तो उसको क्या बोला जाता है? वो बोला जाता है केंद्र बिंदु, जिसको सिस्मिक जो फोकस होता है वो भी बोला जाता है। तो केंद्र बिंदु है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा इसमें, हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल नंबर है, तो हमारे देश में जो नेशनल इमरजेंसी जो नंबर है वो कितना है? किस नंबर पर फोन करके हम जो राष्ट्रीय आपातकाल की सूचना है वो दे सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते? तो ये नंबर हो जाएगा ये 112। कौन सा हो जाएगा? 112 है, ये टोल फ्री नंबर है, राष्ट्रीय आपातकाल नंबर इसको घोषित किया गया है। तो ऑप्शन डी है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा इसमें, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कब इफेक्टिव हुआ था, कब लागू किया गया? तो ये लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। ये क्वेश्चंस तो आपको सभी को ही पता होगा कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान है वो लागू किया गया था। तो भारत का संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और ये 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो चुका था। तो इसको लागू है वो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। तो डिफरेंस ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट, हमारा मॉक टेस्ट था सोशल साइंस का। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके इनमें से कितने नंबर हैं वो इसमें बने हैं, आपके 25 में से कितने क्वेश्चंस हैं वो आपको बिल्कुल करेक्ट आते थे। तो अगर आपके 20+ आते हैं तो आपकी तैयारी है वो बहुत अच्छी है और आप इस एग्जाम को जरूर से करेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके, ताकि और भी अच्छी वीडियोस है वो आपके लिए लेकर आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।